हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने आज का चैप्टर। तो बच्चों, आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 11, गुप्त साम्राज्य, द गुप्त एम्पायर। तो बच्चों, जब हमने अपनी पिछली क्लास देखी थी तो वहां पर हमने बात कर दी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एक और ऐतिहासिक हमारा ये चैप्टर विद आवर एक्सपर्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारी समाज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 11, और हमारे अध्याय नंबर 11 का नाम है गुप्त साम्राज्य, द गुप्ता एम्पायर। ठीक है, इस अध्याय में बच्चों हम लोग उस साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके पूरे साम्राज्य काल को हमारे भारत देश का आपका स्वर्ण युग के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो इस पूरे अध्याय में हम लोग गुप्ता एम्पायर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, ईसा की तीसरी शताब्दी में भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था और यहाँ पर कोई भी सुदृढ़ केंद्रीय शक्ति नहीं थी। उत्तर में कुषाणों और दक्षिण में सातवाहनों के साम्राज्य का पतन होने के बाद अव्यवस्था और दिशाहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भारत अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बट गया। ये राज्य हमेशा आपस में युद्ध करते थे। तो बच्चों, तीसरी शताब्दी के आसपास हमारे भारत में ना एकता की बहुत ज्यादा कमी थी, क्योंकि ऐसा कोई राजा नहीं था, ऐसा कोई साम्राज्य नहीं था जो हमारे पूरे भारत को एक करके रख सके। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो हमारे उत्तर भारत में कुषाण लोग राज्य करते थे, हमारे दक्षिण में सातवाहन। ठीक है, लेकिन जब कुषाण और सातवाहन साम्राज्यों का पतन होने लगा तो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा अनुशासनहीनता, अव्यवस्था और दिशाहीनता हमारे भारत देश में बढ़ती चली गई। ठीक है, तो हमारा भारत देश जो था ना वो अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे राजा हुआ और ये राजा हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, मगध पर लिच्छवियों का शासन था। तो बच्चों, अगर आप ऐसे ही देखोगे ना तो मगध जो साम्राज्य था वहां पे लिच्छवी शासन करते थे। ठीक है, क्षत्रप रुद्रदमन प्रथम का पश्चिम में। ठीक है, तो रुद्रदमन जो प्रथम थे वो पश्चिम में रूल किया करते थे, मालवा और काठियावाड़ के प्रांतों पर शासन था। ठीक है, तो देखिए, मगध पर लिच्छवी शासन किया करते थे, आपके रुद्रदमन का शासन मालवा और काठियावाड़ के प्रांतों पे था। ठीक है बच्चों, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ईसा की चौथी शताब्दी के आरंभिक वर्षों में भारत में एक नए राजवंश की स्थापना हुई जिसने एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, तो चौथे शताब्दी तक आते आते ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इन सारी चीजों ने मिलकर एक ऐसे साम्राज्य का रूप ले लिया, या कह सकते हो ऐसे साम्राज्य को पैदा किया जो भारत के महानतम साम्राज्यों में से आज भी एक माना जाता है। ठीक है, देखिए, इस राजवंश का नाम क्या था? यह राजवंश गुप्त वंश कहलाया। ठीक है, भारत के इतिहास में गुप्त वंश का उद्भव विशेष चर्चित है। और बच्चों देखिए, अगर आप भारत के इतिहास की बात करोगे तो जो हमारा गुप्त वंश है इसका जो उद्गम हुआ वो बहुत ही ज्यादा चर्चित विषयों में से एक है। ठीक है, इस वंश का भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन रहा। इसके शासनकाल में अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई और एकीकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। गुप्त शासकों के संरक्षण में कला, साहित्य, विज्ञान और उद्योगों का विकास हुआ। यही कारण है कि यह अवधि भारत का स्वर्ण युग कहलाती है। देखिए बच्चों, जो हमारा गुप्ता डायनेस्टी है, इन लोगों ने भारत पे 200 साल तक शासन किया था, और इन 200 साल के अंतर्गत इस शासन काल के अनेक राजाओं ने बहुत सारी अराजकता भी देखी और उनको कुचल कर उन्होंने हमारे भारत देश को एक करने का काम किया। ठीक है, गुप्त शासकों के अंतर्गत बच्चों हमारी कला, साहित्य, विज्ञान और उद्योग बहुत ज्यादा अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुके थे। इतना ज्यादा इनका उद्गम हुआ था, इतने ज्यादा ये प्रगति किए थे। इसीलिए बच्चों, जो गुप्ता साम्राज्य हमारा है उसी गुप्ता साम्राज्य के पूरे काल को हमारे भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए बच्चों देखते हैं और अच्छे से हमारे गुप्ता साम्राज्य को। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सबसे पहले ये बात आती है, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसका शासनकाल 240 से
80 ईस्वी के मध्य था। तो गुप्ता वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था श्रीगुप्त और उनका शासनकाल आपका 240 से 280 तक था। ठीक है, श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिसने 280 से लेकर 319 ईस्वी के मध्य शासन किया। ये दोनों शासक कहां पर शासन करते थे इसकी बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। देखिए, श्रीगुप्त के बाद श्रीगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी यानी उनके बाद सिंहासन पर घटोत्कच बैठे और घटोत्कच ने बच्चों 280 से लेकर 319 ईस्वी तक यहाँ पे रूल किया था। ठीक है, और बच्चों देखिए, इसकी ना कोई स्पष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है, मतलब हमारे इतिहासकारों के पास नहीं है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच भारत के किस भाग में राज किया करते थे। ठीक है, अब बारी आती है बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम की, 319 से लेकर 335 ईस्वी तक। ये कौन थे बच्चों, देख लीजिए आप। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में राजा बना, वो घटोत्कच का उत्तराधिकारी था। देखिए, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो 300 ईस्वी में गुप्ता डायनेस्टी के राजा बनते हैं और वो घटोत्कच के आपके उत्तराधिकारी बनते हैं। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। एक ये भी बहुत जरूरी बात है जो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे हुई थी कि महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है, तथा 320 ईस्वी में एक नया संवत चलाया जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एक नया संवत चलाया था बच्चों जिसका नाम है आपका गुप्त संवत। ठीक है, उसने ही गुप्त वंश की वास्तविक नींव डाली। ऐसा कहा जाता है बच्चों, अगर गुप्ता डायनेस्टी का जो नींव पड़ा था सही मायनों में वो आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने डाला था। ठीक है, उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तथा उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल में अपना साम्राज्य स्थापित किया। किस प्रकार से उन्होंने गुप्ता डायनेस्टी की नींव डाली थी बच्चों, उन्होंने सबसे प्रथम क्या किया, लिच्छवी की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था कुमार देवी, उनसे विवाह किया और उनसे विवाह के पश्चात उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में अपने साम्राज्य को फैला दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर स्वयं संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, वो संन्यास धारण कर लिया। अब बारी आती है बच्चों समुद्रगुप्त की। बच्चों, गुप्ता डायनेस्टी में समुद्रगुप्त सबसे ज्यादा महान राजा हैं। ठीक है, तो ये देखिए समुद्रगुप्त कौन थे, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त 335 से लेकर 375 ईस्वी की मगध की गद्दी पर बैठा। देखिए बच्चों, मगध ये वो जगह है जहां पे सारे शासनकर्ता, खासतौर पर हमारे उत्तर भारत के लोगों ने यहाँ पे साम्राज्य अपना फैलाया है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के बाद सिंहासन पे कौन बैठता है, उनका बेटा समुद्रगुप्त। ठीक है, वो साम्राज्य विस्तारवादी राजा था। उसके दरबारी कवि हरिशेन ने इलाहाबाद, अब प्रयागराज के प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विस्तृत उल्लेख किया है। देखिए, इलाहाबाद इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि यहीं पे आपको अशोक के भी शिलालेख मिलेंगे तो समुद्रगुप्त के भी शिलालेख आपको यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए समुद्रगुप्त के टाइम पे उनके एक दरबारी कवि हुआ करते थे जिनका नाम था हरिसेन। हरिसेन ने बच्चों क्या किया था, इलाहाबाद में, जिसका नाम अभी प्रयागराज है, वहां पे समुद्रगुप्त के जितने भी विजय अभियान थे उसके बारे में विस्तृत उल्लेख यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है बच्चों, इस अभिलेख में ना, अभिलेख स्तंभों के रूप में होते हैं, इसमें खुद लिखा हुआ है कि अशोक का अभिलेख, उसी स्तंभ पर खुदा है जिस पर अशोक का अभिलेख है। देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में सारी जानकारी हरिसेन ने उसी अभिलेख पर लिखा है जिस अभिलेख पर अशोक के बारे में लिखा हुआ है। यानी समझ गए आप लोग, इलाहाबाद यानी प्रयागराज हमारा इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो अभिलेख मिले हैं उसी अभिलेख में अशोक और समुद्रगुप्त दोनों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगर आप इस अभिलेख के बारे में पढ़ते हुए, इस अभिलेख के अनुसार बच्चों, जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने अपना विजय अभियान सबसे पहले शुरू किया था उत्तर भारत से, फिर उसको मध्य भारत तक लेके गए, सारे राजाओं को हराते हुए वो सारे राज्यों को जीतते चले गए। ठीक है, उन्होंने बच्चों उत्तर भारत में 9 राजाओं को और दक्षिण भारत में 12 राजाओं को हराकर अपने साम्राज्य को फैलाया था। ठीक है, और जिसकी वजह से सारे राजा भयभीत होकर जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य है ना, हमारा बंगाल, असम या नेपाल में स्वयं ही समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, तो देखिए इसकी वजह से क्या हुआ, जब आपके इतने सारे राजा हार गए तो बंगाल, असम और नेपाल के जो राजा थे वो खुद ही समुद्रगुप्त के आगे घुटने टेक देते हैं और उनकी अधीनता को वो स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आप देख सकते हो कि हमारी भारत भूमि के बहुत ही बड़े हिस्से में इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में एक और चीज है, वो कभी भी किसी भी युद्ध में हारे ही नहीं थे। ठीक है, उन्होंने जितने युद्ध लड़े सारे युद्धों को उन्होंने जीता, इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है,
अब भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। और बच्चों हर विजय के पश्चात समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, और समुद्रगुप्त जब रूल करते थे तो उनके राज्य में सोने के सिक्के चलते थे, ठीक है। अब बच्चों बारी आती है यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिन्होंने 375 से लेकर 414 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किया था। तो देखिए समुद्रगुप्त के पश्चात उनके उत्तराधिकारी सिंहासन पर बैठते हैं, जिनका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। देखिए समस्त गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शौर्य एवं वीरोचित गुणों से संपन्न था, ठीक है। देखिए सारे राजाओं में ये कौन थे? बहुत ही ज्यादा शौर्यवान थे, ठीक है। इन्होंने 400 साल से गुजरात और मालवा पर शासन कर रहे शाक डायनेस्टी के लोगों को इन्होंने हरा दिया था, ठीक है। समझ लो, इनके बेटे समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कुछ कम नहीं थे। इन्होंने 400 सालों तक जो गुजरात और मालवा पर शासन कर रहे थे शाक, उनको ये हरा दिया, ठीक है। उनको इन्होंने हरा दिया था। साथ ही साथ बच्चों शकी शकारी और विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी। विक्रमादित्य, ठीक है। तो विक्रमादित्य की उपाधि कौन से राजा को मिली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय आपके समुद्रगुप्त के बेटे थे, ठीक है। देखिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह वकाटक के राजा रुद्रसेन से कर दिया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ की थी? वकाटक के राजा थे रुद्रसेन से कर दिया था, ठीक है। और उनकी मृत्यु के बाद जो वकाटक राज्य था उसने अपना साम्राज्य आपका गुप्ता डायनेस्टी में मिला लिया, क्योंकि शादी हो गई थी, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों इन्होंने उज्जैनी को अपना दूसरा जो राजधानी है वो घोषित किया था, ठीक है। अब बच्चों देखिए जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय है वो एक और चीज की वजह से फेमस है, वो है चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान जो चाइना से आए थे वो किसके टाइम पे आए थे हमारे भारत देश में? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे ही हमारे भारत देश में वो आए थे, ठीक है। और संस्कृत के कवि, हमारे संस्कृत के जो बहुत बड़े कवि है कालिदास और अमरकोश, ठीक है। अमरकोश का जो लेखक है अमर सिंह, ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे, ठीक है। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में उन्होंने विशेष प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के इनके पिताजी समुद्रगुप्त ने चलाए थे, जिनको भारत का नेपोलियन बोनापार्ट कहा जाता है, ठीक है। और चांदी के सिक्के, ठीक है, चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? इनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। और इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। अब बारी आती है बच्चों अगले रूलर की, जिनका नाम है कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त कौन थे और इन्होंने कब से लेकर कब तक यहाँ पे शासन किया था? तो उन्होंने 414 से लेकर 455 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किया था। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु होती है, उनकी मृत्यु के पश्चात गुप्ता डायनेस्टी के सिंहासन पर उनके बेटे कुमारगुप्त बैठते हैं, ठीक है। देखिए कुमारगुप्त ने अपने पूरे शासन काल के टाइम पे हद से ज्यादा सिक्के चलवा दिए थे, ठीक है। उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था, ठीक है। देखिए कुमारगुप्त ने अपने शासन के आखिरी वर्षों में पुष्यमित्र जाति से विद्रोह का इनको सामना भी करना पड़ा था, ठीक है। अब बच्चों बारी आती है स्कंदगुप्त की। तो स्कंदगुप्त कौन थे देख लीजिए। देखिए स्कंदगुप्त ने 455 से लेकर 467 ईस्वी तक ये भारत में यहाँ पे शासन किया था। देखिए जैसे ही स्कंदगुप्त सिंहासन पे बैठते उसी समय बच्चों भारत देश में हूणों का आक्रमण होता है। हूण जाति के लोग भारत में आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। और हूणों के आक्रमण को किसने रोका था भारत देश में? स्कंदगुप्त ने, ठीक है। देखिए जो हूण जाति थी ना वो एशिया के क्रूर और बर्बर जाति के लोग हुआ करते थे, ठीक है। जहां भी जाते थे ना विध्वंस का ऐसा नजारा फैला के जाते थे कि वो बर्दाश्त आप कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। देखिए भले ही स्कंदगुप्त ने हूणों को रोक दिया था, लेकिन हूण यहाँ पे रुके नहीं थे। ये टाइम टू टाइम क्या करते थे? भारत देश में हमारे हमले करते रहते थे। और बाद में इन्होंने इतना आक्रमण किया कि जितने भी बाद के उत्तराधिकारी आए उन्होंने हूणों के आगे अपने घुटने टेक दिए। और इस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि गुप्ता डायनेस्टी आपका यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बच्चों बात करते हैं हम लोग गुप्ता डायनेस्टी की उन्नति के बारे में, ठीक है। तो देखिए गुप्त काल में गुप्त काल में बच्चों कई प्रकार की उन्नति हमारे भारत देश ने देखा था। तो सबसे पहले उन्नति जिस रूप में देखा था संगीत और साहित्य के रूप में, ठीक है। देखिए गुप्त काल में बच्चों संगीत जो था ना वो काफी ज्यादा प्रचलन में था, काफी उसको बढ़ावा भी मिला था, ठीक है। जैसे
हमारे जो समुद्रगुप्त थे, उन्होंने जो हमारे समुद्रगुप्त थे वो खुद ही वीणा वादक थे, वो वीणा इतनी अच्छी बजाते थे, उन्हें वीणा बजाने का बहुत ज्यादा शौक था। ठीक है, और क्या प्रमाण है इसका? इसका प्रमाण ये है बच्चों कि उन्होंने जो भी सिक्के चलवाए थे, ठीक है, सिक्के चलवाए थे, उन सिक्कों में आप देख सकते हो कि समुद्रगुप्त क्या कर रहे हैं? वीणा बजा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए समुद्र काल के जो समुद्रगुप्त काल के जो सिक्के थे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों और क्या चीजें मिलती है? गुप्त काल में साहित्य को काफी ज्यादा प्रगति प्राप्त हुई थी, क्योंकि गुप्त काल के जितने भी सम्राट थे वो लोग ना साहित्य और विद्या के बहुत अधिक धनी भी थे और प्रेमी भी थे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे कवियों और लेखकों को क्या किया था? अपने दरबार में आश्रय दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इनके दरबार में बच्चों नवरत्न हुआ करते थे। इन सारे नवरत्नों में आपके कालिदास सबसे प्रमुख नवरत्न थे। ठीक है, और कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम तथा कुमार संभवन जैसे विश्व प्रसिद्ध रचनाएं की हैं। ठीक है, शूद्रक और विशाख दत्त इसी समय के संस्कृत कवि हैं। देखिए, अगर आप बात करते हो कालिदास, ठीक है, कालिदास के अलावा इसी गुप्ता काल में और भी हमारे संस्कृत के महान कवि या लेखक आए थे, जिनमें से आप कह सकते हो, जिनमें से शूद्रक और विशाख दत्त हैं। ठीक है, देखिए शूद्रक ने कौन सी किताब लिखी है और विशाख दत्त ने कौन सी किताब लिखी है? शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा हुआ है और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाम से रचनाएं की हैं। ठीक है, पंचतंत्र की कहानियां भी बच्चों गुप्ता डायनेस्टी में ही लिखी गई थी। पंचतंत्र की कहानियां पढ़ना कितना अच्छा लगता है। वो कब लिखा गया था? वो गुप्ता काल में ही लिखा गया था। ठीक है, वराह मिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था। वराह मिहिर हमारे बहुत विख्यात वैज्ञानिक हमारे भारत देश के वो थे। वो हमारे भारत देश में चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे ही थे और वो भी नवरत्नों में से एक थे, कालिदास की तरह ही। ठीक है, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज की थी। ठीक है, फिर बच्चों हम बात करते हैं हमारे गुप्ता काल के समय की कला के बारे में। ठीक है, तो कला से भी बहुत ज्यादा प्रेम था इन लोगों को। देखिए, गुप्ता काल में बच्चों बहुत सारी मूर्ति कला और चित्रकला आपको देखने को मिल जाएंगे, जो पर्याप्त सबूत है जो ये बताते हैं कि गुप्ता काल के जो लोग थे, इन्हें कला से भी बहुत अधिक प्रेम था। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी मूर्तियां बनाई थी और उन मूर्तियों में बच्चों हिंदू, वैष्णव, शैव, बुद्ध, जैन आदि सभी धर्म से वो संबंधित मूर्तियां थी। ऐसा नहीं कि किसी से भी एक धर्म से संबंधित थी। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बच्चों आप लोगों ने अजंता एलोरा का नाम सुना होगा। अजंता एलोरा की जो ये प्रसिद्ध गुफाएं हैं वो इसी गुप्ता काल में ही बनाई गई थी। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों जो गुफाओं की दीवारें हैं, ठीक है, अजंता एंड एलोरा की गुफाएं इतनी ज्यादा सुप्रसिद्ध क्यों हैं? क्योंकि इन्हीं गुफाओं की दीवारों पे गौतम बुद्ध के पूरे जीवन को दर्शित किया गया है। ठीक है, और ये ऐसे बनाया गया है कि इनके रंग, सोचिए गुप्ता डायनेस्टी कब था? 4th सेंचुरी में, चौथी शताब्दी में। आज 21वीं शताब्दी चल रही है। ठीक है, आज भी वो बनाए हुए चित्रों का रंग फीका नहीं पड़ा है। ठीक है, ये देखिए यही है आपके अजंता एलोरा की गुफाएं। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों विज्ञान। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे विज्ञान भी अपने चरम सीमा पे था। बहुत सारी इसमें हम लोगों ने उन्नति देखी है। ठीक है, देखिए तो विज्ञान के काल में कैसे क्या विकास हुआ था। देखिए, आर्यभट्ट और वराहमिहिर हमारे भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये मैथमेटिशियन भी हैं, बहुत बड़े गणितज्ञ जिनको हम कहते हैं। ठीक है, ये लोग इस समय गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे ये हमारे वैज्ञानिक थे। ठीक है, आर्यभट्ट ने क्या बताया था? आर्यभट्ट को इतना महान गणितज्ञ या कह सकता इतना महान खगोलवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि हमारी पृथ्वी चपटी नहीं है, हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। ठीक है, साथ ही साथ पृथ्वी लगातार घूम रही है अपने अक्षांश पे सूर्य की तरफ। ठीक है, और सूरज के चारों तरफ वो चक्कर काट रही है। ठीक है, तब ये बात कोई नहीं जानता था। आज मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हो, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन उस समय के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी और एक पूरी की पूरी नई बात थी। ठीक है, दिल्ली में बच्चों जो मेहरौली है, दिल्ली का जो मेहरौली क्षेत्र है, मेहरौली क्षेत्र में यहाँ पे लौह स्तंभ है। ये लौह स्तंभ बच्चों आज भी मौजूद है और इस लौह स्तंभ की एक ऐसी खासियत है, लोहा क्या होता है? लोहे में जंग लगता है। बारिश हुई नहीं कि जंग लग गया, लेकिन इस लौह स्तंभ में आज भी जंग नहीं लगा है। ये आपके गुप्ता डायनेस्टी के लोगों ने ही बनवाया था। ठीक है, यही आपके विज्ञान का कमाल है। ठीक है, आप कह सकते हो कि लोहे में जंग ही नहीं लगा, ये विज्ञान ही तो है। ठीक है, चलिए आप फाहियान के विषय में पढ़ते हैं। फाहियान अभी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो फाहियान कौन थे? ये चीनी यात्री थे और ये कब हमारे भारत देश में आए थे? जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन थे? जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनका एक उपनाम था विक्रमादित्य। ठीक है, उन्हीं के शासनकाल में फाहियान जो चीनी यात्री थे वो हमारे भारत देश में आए थे। ठीक है, वो भारत देश में 6 वर्षों तक रह के गए थे। साथ ही साथ उन्होंने जितने भी बौद्ध धर्म के स्थल थे उन्होंने उसका भ्रमण किया था। बौद्ध अवशेषों को और बौद्ध साहित्य को ये अपने साथ चाइना लेके गए थे। ठीक है, उन्होंने बच्चों गुप्ता काल की बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे चित्रकारी के जरिए
उन्होंने गुप्ता डायनेस्टी के टाइम की जो सामाजिक स्थिति थी ना हमारे भारत देश की, वो दर्शाया है अपनी किताब में, अपनी चित्रकारी में भी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये देखिए, समाज के जो लोग हुआ करते थे उस समय, वो लोग ना आपस में बहुत अच्छे से मिलजुल के रहा करते थे। इसीलिए तो गुप्ता डायनेस्टी को क्या कहा जाता है, भारत का स्वर्ण युग आपका। ठीक है, देखिए जो चंद्रगुप्त के शासन की प्रशंसा करते हुए, देखिए ओके, चंद्रगुप्त के शासन की प्रशंसा करते हुए आपके फाहियान ये लिखते हैं कि वो बहुत ही अच्छा शासक था। जब चंद्रगुप्त द्वितीय रूल कर रहा था हमारे भारत देश में, प्रजा बहुत ज्यादा सुखी थी और लोग बहुत ज्यादा संपन्न थे। ठीक है, धर्मशालाओं में उन्हें खाना मिलता था खाने के लिए, चोरी नहीं होती थी, कर भी नाम मात्र का ही रह गया था। ठीक है, साथ ही साथ पाटलिपुत्र के अलावा बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे अन्य शहरों में अनेक विशाल अस्पताल बनाए गए थे, जहां पे इलाज जो होता था वो निःशुल्क होता था, और साथ ही साथ मरीजों को खाना भी मिलता था खाने के लिए। ठीक है, लोग उस समय बच्चों अहिंसक हुआ करते थे, सत्यवादी हुआ करते थे, तथा प्याज, लहसुन और शराब का वो सेवन नहीं करते थे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अब देखते हैं इस पूरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। तो इस पूरे अध्याय में बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो गुप्ता काल है, गुप्ता काल के टाइम पे हमारे भारत देश ने इतनी प्रगति देखी थी कि इसी काल में हमारे भारत को स्वर्ण युग का उपाधि मिला था। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों जो गुप्त वंश के संस्थापक थे वो श्री गुप्त थे, जिनका शासनकाल 240 से लेकर 280 ईस्वी के बीच में था। ठीक है, इसके अलावा बच्चों और हमने ये भी पढ़ा कि चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने वास्तविक मायने में गुप्ता डायनेस्टी की नींव रखी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 335 में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और स्वयं संन्यास धारण कर लिया था। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने ये भी पढ़ा कि समुद्रगुप्त को उनके विजय अभियानों के कारण क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन बोनापार्ट कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे सिंहासन पे बैठते हैं, जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारा अध्याय पूरा होता है। अब आप सभी बच्चों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसका अभ्यास कार्य भी पूरा करना है। ठीक है, अब मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने कि गुप्त साम्राज्य, जिसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहीं सुना ही नहीं होगा, कि इतना महान राजा, उसे भारत का नेपोलियन कहा जा रहा था, और उसके राज्यकाल को क्या कहा जा रहा था, गोल्डन पीरियड, गोल्डन एरा कहा जा रहा था, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत पर अपना राज्य कर कर अश्वमेध यज्ञ किया था, और तब अपने पूरे साम्राज्य में सोने के सिक्के चलवाए थे। तो सोच के देखिए कि सोना, जो कि आज की जनरेशन में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतना ज्यादा महंगा है, तब वहां पर उनके साम्राज्य में सोने के सिक्के लोग इस्तेमाल करते थे, तो वो कितना ज्यादा विकसित उनका साम्राज्य होगा। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़कर, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़कर बहुत मजा आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे बच्चों।